हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमाणु एवं संरचना का अगला टॉपिक जो है। लास्ट टाइम आपने ये पढ़ा था कि जो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना अपना मॉडल जो है परमाणु की संरचना के बारे में बताया, और फिर आपने उसके बारे में पढ़ा कि किस तरह से परमाणु की जो संरचना होगी। और फिर कहीं से ये बात निकल कर सामने आई कि परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये बात वहाँ से प्रूव हो गई थी। तो उसी के ऊपर फिर आगे बहुत सारी और चीज़ें निकाली गई, परमाणु की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज और गुणधर्म निकाले गए, जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमने पढ़ा कि जो परमाणु होंगे वो किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से सजे होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो हमने ये देखा कि कोई भी अगर परमाणु है तो उसके नाभिक नाभिक होगा, और उसके चारों तरफ ऐसे कक्ष होंगे। ये इसकी क्या कहलाती है? कक्षाएं कहलाती हैं। ये उसका क्या हो गया? नाभिक हो गया। और नाभिक में पड़े होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने कक्ष में। चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं इस तरह से। इनमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन के इस नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे होंगे? चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये आपने इस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। अब बात आई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, कितनी कितनी कक्षाओं में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कक्षाएं अगर बहुत सारी हैं तो एक ही कक्षा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएं, या दो कक्षाओं में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएं। तो इसलिए ये देखा गया कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के परमाणु के अंदर, कि परमाणु की जो कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे। अब हमें ये देखना था। तो वहाँ पर बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बोरबारी नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने खोज की और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस प्रकार से होंगे प्रत्येक कक्षाओं में। क्योंकि कक्षाएं आपने ऐसे पढ़ी, के, एल, एम, और बाहर होगी एन, ओ, पी। ऐसे चलेगी कि हमारी कक्षाएं, के, एल, एम, एन, ऐसे ओ, पी, ऐसे चलेंगी कक्षाएं। तो उनमें किस प्रकार से होंगे ये देखा गया। तो वहाँ से एक रूल निकल कर सामने आया जो उन्होंने बताया, 2n² रूल। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको कम्बिनेशन करवाया था 10th क्लास के लिए और 9th क्लास की जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने उसमें भी देखा होगा कि 2n² हमने रूल देखा था। तो 2n² रूल क्या कहता है? 2n² रूल के अकॉर्डिंग एन जो बताएगा वो होती है कक्षाओं की संख्या, कि पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, कौन सी कक्षा है। और जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरे जाएंगे। मान लीजिए पहली कक्षा की बात करते हैं कि जब एन की वैल्यू 1 है, मतलब पहली कक्षा में, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 गुणा में 1 का स्केयर। 1 का स्केयर 1, और 2 से गुणा करेंगे तो 2। मतलब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके 2। दूसरी कक्षा की अगर बात करें तो 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 2 का स्केयर और आगे भी 2 है, 2 का स्केयर हो जाएगा 4, 4 और 2 की गुणा हो जाएगी 8। तो दूसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरी कक्षा की, तो तीसरी कक्षा के लिए यहाँ 3 रख देंगे, 3 का स्केयर और गुणा में आगे 2, ये हो जाएगा 9, और 9 की 2 से गुणा हो जाएगा 18। तो यानी इसमें कितने भर सकते हैं? 18 हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। उसी प्रकार अगर 4 के निकाले, 5 के निकाले, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कक्षाओं में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे होंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इस बात में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब तीसरी कक्षा की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 18, लेकिन भरे जाते हैं 8। एक्चुअल में होता ये है कि जब आपका बाह्य कक्ष जो होगा, उस बाह्य कक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार 8 इलेक्ट्रॉन ही भरोगे। अगर उससे आगे कोई और, मान लिया ये कक्ष है, ये खाली नहीं पड़ा है, उससे आगे अगर एक और कोई कक्ष नहीं है, तब तक उसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे होंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। यानी आपने उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं अगर वो आखिरी कक्ष है तो। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए शाबाश, ये आपको दिखाए गए हैं
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे आपको 18 तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉन को आपको भर के दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान में रखना है। आपके इसमें पहले इसको भरना सिखाया गया है, उसके बाद आपको बताया गया है, होना उल्टा चाहिए था, लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता चलेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है एक, और वो भी किसमें, पहले कक्ष में। हीलियम में भरे जा सकते हैं दो, पहले कक्ष में। लिथियम की का परमाणु संख्या कितनी होती है, 3, तो पहले वाले में भरे जाएंगे 2 और दूसरे वाले में 1। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है 2, 8, 18 ऐसे, तो आपने ध्यान रखना कि ऐसे भरे जाएंगे 2, 8, 8 और फिर ऐसे। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, तीसरे में 18 की बात की गई थी, लेकिन अगर 8 से आगे कोई भी और आपका कोई भी सेल यानी कक्ष नहीं पड़ा है, तो तब आप इसके अंदर कितने भरोगे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भरोगे, बाकी सारे उससे अगले में चले जाएंगे, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही भर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, तो 2 इसमें भरे गए पहले वाले में, और 2 भरने के बाद 1 बच गया, 1 भरा गया आगे। अगर हम बात करें, मान लीजिए को बड़ा उठा लेते हैं, मान लिया हमने उठा लिया एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या होती है 13। तो पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में भरे जाएंगे 8 और तीसरे वाले में 3। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे ही होगा, 2 भरे जा चुके हैं, 8 भरे जा चुके हैं, इसमें अगर फुल नहीं भर सकते तो कितने बचते हैं, 3, ये हो गए 13। तो ये 2 भर चुके हैं, ये 8 भर चुके हैं, यहाँ पर देखिए शाबाश, और यहाँ पर 1, 2 और 3, बाह्य कक्ष में 3 है। तो इस प्रकार से हमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है उनकी कक्षाओं के अंदर, और वो भरा जाता है। देखिए एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी लेवल होता है, यानी एक उनकी, मैंने आपको बताया था ना कि कक्षाएं जो होती हैं वो अपनी अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग होती हैं। इलेक्ट्रॉन उस अपनी ऊर्जा के समरूप ही ऊर्जा में रहने की कोशिश करेगा, तो उसी उसी कक्ष में रहेगा। अगर उसको ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो अगले कक्ष में चला जाएगा, और अगर उससे ऊर्जा ले ली जाए तो वापस उसी कक्ष में आ जाता है। तो यानी उसकी एक कक्षा जो निर्धारित होती है वो उसकी ऊर्जा के ऊपर निर्धारित होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि जितने भी हमारे जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्वों के परमाणु हैं, उन सभी में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आई कि आप भर तो दोगे, लेकिन आपको कैसे पता चले कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, ये भी पता नहीं था। लेकिन हम उससे पहले एक टॉपिक करते हैं जो आता है संयोजकता किसे कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको दोबारा से रिपीट करवाऊंगा जब मैं आपको परमाणु और प्रोटॉन, परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताऊंगा तब। संयोजकता किसे कहते हैं, ये देखिए, संयोजकता क्या होता है कि किसी भी परमाणु के, किसी तत्व के किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में, देखिए जो भर चुका है उसको नहीं छेड़ना हमें, जो बाह्य कक्ष है, बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अपने उस, देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, इन सभी में हर एक, मतलब सॉरी, परमाणु क्या करना चाहता है, हर एक परमाणु अपने बाह्य कक्ष को कंप्लीट भरना चाहता है, पूरा भरना चाहता है कि उसके किसी न किसी तरह 8 हो जाएं, या फिर अगर उसमें एक एक्स्ट्रा पड़ा है तो लास्ट वाले में से एक गवा दे, फिर 8 कंप्लीट, यानी जो लास्ट वाला हो वो उसका भरा रहे बस। अब जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे लिथियम की, लिथियम का अंदर वाला तो 2 भर चुके हैं, तीसरे वाले में ये 1 के साथ 8 बनाने की कोशिश करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेके आना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, और फिर ये क्या हो जाता है, संतुष्ट होने की कोशिश करता है। कहने का मतलब क्या है कि हर एक परमाणु अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है, और उस अष्टक को पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है किसी को, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या फिर उनके बीच में साझेदारी की जाती है, बॉन्ड बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि वो अपने आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, अपने आपस में आबंध बनाएंगे, शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, और तब अपने जो है अष्टक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो उस साझेदारी में यूज करते हैं, साझेदारी बनाने के लिए, उसको उसकी संयोजकता कहा जाता है। कुछ समझ में आई बात, मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, सॉरी, कोई भी अगर परमाणु है तो वो परमाणु किसी भी दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने के लिए कितने अपने इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्ष के वो शेयर करता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अब वो कुछ होगी कैसे, उसको निकालने का तरीका क्या है, अगर बाह्य कक्ष में आपके इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं
किसी परमाणु में साझेदारी के लिए जितने बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में साझेदारी के लिए जितने बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं वह उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। लेकिन इसमें एक रूल है, वो ध्यान दीजिएगा। यदि आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान किया जाता है, तो यदि ऐसा होगा, यदि बाह्य कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी साझेदारी एक कही जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो 2 कही जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो 3 कही जाएगी। अगर 4 पड़े हैं, 4 से ज़्यादा 8 तक जो भी पड़े हैं, उनकी संयोजकता निकालने का कुछ अलग तरीका है। हम क्या करते हैं, हम 8 में से जितने उसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे 4 से ज़्यादा, उनको माइनस कर देंगे। वो बताएगा उसकी साझेदारी मतलब कि साझेदारी कितनी करना चाहता है, यानी संयोजकता उसकी कितनी है। अब जैसे देखिए, शाबाश, आपको टेबल दिखाई गई, यहाँ पर दिखाया गया हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है और ये 2 भरना चाहता है। 2 भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो अपने खुद वाले 1 इलेक्ट्रॉन को साझेदारी के रूप में यूज करेगा सामने वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो उस तरह से इसकी साझेदारी कितने की हो जाती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी है? 1 कहलाती है। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम में परमाणु होते हैं 2, और 2 के 2 परमाणु आपको पता है कि ये हमारा वो परमाणु हो गया। इसके पहले कक्ष में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना देने की जरूरत। इसकी साझेदारी कितने की होती है? 0 की। तो इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। बीच वाली चीजें पढ़ेंगे, पहले हम संयोजकता के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करेंगे, मान लिया कोई और हम उठा लेते हैं, मान लिया हमने उठा लिया, जैसे फ्लोरीन उठाते हैं। फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो है वो होती है 9। अब पहले वाले में भरे जाएंगे 2 और दूसरे वाले में भरे जाएंगे 7। 7 और दोनों पूरे हो गए। लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करना है, 8 पूरे करने हैं, तो इसकी साझेदारी कितने की होगी ये देखेंगे ना हम। तो इसलिए मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट वाले यानी आखिरी कक्ष में अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो पड़े हैं वो अगर 4 से ज्यादा हैं, तब हम उसकी कैसे निकालते हैं संयोजकता? 8 में से घटाकर। 8 में से 7 को घटा दीजिए, क्या बचा? 1। मतलब ये सिर्फ क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, क्योंकि उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेके सामने वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। खुद ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इस 7 के साथ में से 1 इलेक्ट्रॉन का किसी दूसरे के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अबंध बना लेगा, फिर उस वाला भी इसी में आ जाएगा, और इसका 7 और 1 पूरे क्या हो जाएंगे? 8। तो मतलब क्या है कि परमाणु जो है वो साझेदारी कितने की करता है? वो अपनी जो है मतलब खुद के अष्टक को पूरा करने के लिए खुद के कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो उस आबंध बनाने में यूज करता है, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 7 के साथ शेयर कर रखे हैं, 7 के साथ कोई और 7 आएंगे तो ये तो 14 हो गई। इसने करना अपना अष्टक पूरा बस, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी की भी जो है संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर एक्सेप्शनल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस की जो परमाणु संख्या है वो होती है 15, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 15 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 15 हैं, तो पहले वाले में भरे जाएंगे 2, दूसरे वाले में भरे जाएंगे 8, और तीसरे वाले में देखिए कितने हैं? 5। 2 और 8 10, 10 और 5 15। तो इसका क्या हो सकता है कि या तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन गवा दे, पहली चीज, या क्या करे 3 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से ताकि अष्टक पूरा हो जाए। तो ये क्या करेगा? आधे से ज्यादा पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे इसकी संयोजकता निकालने के लिए 8 में से माइनस करेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास क्या है? कमी है। तो खुद के 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि अपने 5 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लेता है?
यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फॉस्फोरस है उसके एक और बाहरी कक्ष आ जाता है, जिसके कारण ही फिर ये अपनी संयोजकता पूरी कर मतलब ये अपने अष्टक को पूरा करने की बजाय अपने क्या करता है 18 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है। और 18 के लिए फिर क्या करते हैं 5 के 5 को शेयर करके किसी और से 5 ले लेगा और फिर बना लेगा 10, ताकि ये किसी न किसी तरह 18 तक पहुंचे। कुछ बात आ रही है समझ में? तो लेकिन हम यहाँ पर याद रखेंगे 3 को। ठीक है, तो ये आपके 18 आपको दिए गए हैं। आपको कम से कम 20 जो है तत्वों के नाम जो ये आपको बताए गए हैं ये याद होने चाहिए। उनकी परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। परमाणु संख्या जिस बच्चे को याद है उसी को इलेक्ट्रॉन भी निकालना आता है, प्रोटॉन को भी निकालना आता है, आवेश भी निकालना सीख जाएगा। हर एक चीज वो सीख सकता है। तो ये था इसके बारे में। संयोजकता होपली आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं परमाणु संख्या क्या है। किसकी बात करेंगे? परमाणु संख्या की। तो देखिए शाबाश, परमाणु संख्या एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर जितने उसके अंदर प्रोटॉन पड़े हैं वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। क्या बताया मैंने आपको कि किसी परमाणु के अंदर जितने उसके प्रोटॉन पड़े हैं, और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। तो प्रोटॉन जितने उसके अंदर हैं वो उसकी क्या कहलाती? परमाणु संख्या कहलाती है। तो हम बताएंगे किसी परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती, कि उस परमाणु की क्या कहलाएगी? वो परमाणु संख्या कहलाएगी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, अब बात आएगी प्रोटॉन कितने पड़े होंगे। एक्चुअल में आपने एक बात ध्यान रखनी है, जितनी उसकी परमाणु संख्या है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन है, उतने ही अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम देख सकते हैं टेबल से, हाइड्रोजन है, यहाँ पर परमाणु संख्या है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या है। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है तो इसमें प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1। इसकी पर बोरोन है, बोरोन की परमाणु संख्या 5 तो प्रोटॉन भी 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की हम बात अभी नहीं करते क्योंकि द्रव्यमान में बात करेंगे जब मैं आपको द्रव्यमान करवाऊंगा अभी आने वाले टॉपिक में। इसको एक बार भूल जाइए। बस हमें देखना कि परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या आपको लगातार याद रखनी है, लगातार ही होती है क्योंकि परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है। हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरोन की 5, कार्बन की 6। इस तरह से हम 20 तक याद कर सकते हैं। और जितनी परमाणु संख्या तो उतने ही परमाणु संख्या के बराबर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एकदम से बोल दूं हिट एंड ट्रायल, अगर हम देखें कि सोडियम की बताइए परमाणु कितने होंगे इसके अंदर, हम बताएंगे जितनी इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11। अब हम देख सकते हैं कि जो सोडियम है उसकी परमाणु संख्या 11 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक, उसी तरह अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। पोटाशियम है, पोटाशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे। अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वो उसकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। और परमाणु संख्या अगर परिभाषित आ जाए करनी तो आप लिखोगे जितने प्रोटॉन पड़े हैं उतनी ही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यह था परमाणु संख्या के बारे में। और आपको परमाणु संख्या जो है ये 20 तक के आपको परमाणुओं के नाम और उनकी परमाणु संख्या ध्यान में रखनी है, क्योंकि जिस बच्चे को परमाणु संख्या याद है वो ये 2 कॉलम अपने आप याद कर लेगा। ये परमाणु संख्या याद है तो ये याद कर लेगा अपने आप कि इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने। न्यूट्रॉन की बात रह जाएगी, वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब परमाणु संख्या के बाद बात आती है द्रव्यमान संख्या की। अब देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान जो आपको याद हो तो जब साइंटिस्टों ने अपने अपने मॉडल के बारे में जब बताया तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बात पे भी चर्चा की कि किसी भी परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, जैसे रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल तैयार किया था उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर एक ऐसी कम से कम जगह होगी जहां पर नेट आवेश जो है प्लस का धनायन प्रेजेंट होगा, यानी कि वहां पर होगा, और उस पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान भी वहीं पर विद्यमान होता है।
उस बीच वाले पॉइंट पे, और वो क्या कहलाया फिर? नाभिक कहलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होती है। द्रव्यमान संख्या को हम कैसे बताएंगे? ये हमारा परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और ये इसकी कक्षाएं हैं। तो नाभिक में क्या होता है? नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और याद रखिएगा द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जोड़ होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो नगण्य माना गया था ना, तो हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या जो होगी वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों का क्या होगा? जोड़ होगा। जैसे अगर हम बात करें परमाणु संख्या, अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए देखिए शाबाश, अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या को देखें और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये प्रोटॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या को हम निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन 0 के बराबर, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन 1, तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी लिखी जाती है? 1 ही लिखी जाती है। लेकिन वो बाकी आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर हम जनरली 1 ही लेते हैं। अगर इसी तरह कार्बन की बात की जाए तो हमें दिख रहा है कि इसकी जो प्रोटॉन की संख्या है वो कितनी है? 6, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी आ जाएगी? 12। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे नियोन की, मान लीजिए नियोन की 10 उनकी प्रोटॉन की संख्या है और 10 उसके न्यूट्रॉन की संख्या, तो वो भी कई बार क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो कम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे आपके तत्व आएंगे जो एक्सेप्शनल होंगे, जिनकी परमाणु संख्या अलग मिलेगी। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या सोडियम की अगर द्रव्यमान संख्या निकालें तो उसकी जो, ध्यान से देखिए, प्रोटॉन की संख्या 11 है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो इसलिए इसका द्रव्यमान क्या बन जाता है? 23 बन जाता है, 22 नहीं बनता। लेकिन लगभग आप ये देखोगे कि हर एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है वो उसकी परमाणु संख्या का डबल होती है। डबल का मतलब क्या है? डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्लोरीन है, या फिर हम बात करते हैं, देखिए जैसे हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन अगर 14 है तो 14 दूनी 28, यानी कि ये हो गया 28। कार्बन है 6 दूनी 12 हो गया, नाइट्रोजन है 7 दूनी 14 हो गया, ऑक्सीजन है 8 दूनी 16 हो गया। इसी प्रकार अगर हम देखें सल्फर है 16 दूनी 32 हो गया। तो लगभग डबल होती है परमाणु संख्या की, क्योंकि उसमें उतने ही न्यूट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन पड़े होते हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया परमाणु संख्या के बारे में, द्रव्यमान संख्या के बारे में, और फिर बात हो चुकी है आपकी संयोजकता के बारे में। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, इनके सिंबल यानी कि नेम याद रखने हैं, इनकी परमाणु संख्या को आपने याद रखना है, और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि किस प्रकार से जो है आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, लिखते कैसे हैं? जैसे आपने परमाणु संख्या का पता लगा चुके हैं, हम द्रव्यमान संख्या का पता लगा चुके हैं, तो लिखेंगे कैसे? या बीच में लिखा जाता है उसका सिंबल, सिंबल मतलब कि उसका जो प्रतीक है। जैसे कि हम लिखते हैं कार्बन, तो कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिया। नीचे लिखी जाएगी इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, और ऊपर लिखी जाएगी इसकी द्रव्यमान संख्या जो कितनी है, इसकी मैंने बताया डबल 12। सोडियम की अगर बात करें तो यहाँ लिखी जाएगी परमाणु संख्या जितनी क्या होती है? 11, और ऊपर लिखी जाएगी द्रव्यमान संख्या जो कितनी होती है? 23। तो यानी यहाँ पर इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होगी? इसकी परमाणु संख्या, और यहाँ पर क्या होगी? इसके ऊपर द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना होता है। तो किसी भी सिंबल को, किसी भी प्रतीक को लिखने के लिए उसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को, परमाणु संख्या को नीचे और द्रव्यमान संख्या को उसके ऊपर जो है लिखा जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक तो जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है वो हम चलो बाद में कर सकते हैं प्रैक्टिस उनकी। समस्थानिक, समस्थानिक किसे कहेंगे?
समस्थानिक हम उनको बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे तत्वों के परमाणु आपको मिल जाएंगे जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या कई बार अलग अलग मिल सकते हैं, यानी वो अलग अलग रूप में पाए जा सकते हैं। एक जैसा तत्व ही अलग अलग रूप में पाया जा सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। आइसोटोप्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन हमें 1H1 मिलता है, यानी 1H1 का मतलब देखिए क्या है, हमें 1H2 मिलता है, हमें 1H3 मिलता है। यानी हाइड्रोजन 3 प्रकार से पाया जाता है। एक वो जिसमें परमाणु संख्या 1 है, एक वो जिसमें परमाणु संख्या 2 है, एक वो जिसमें परमाणु संख्या 3 है। लेकिन सॉरी, द्रव्यमान संख्या तीनों की तीन जो इसकी ये क्या है? द्रव्यमान संख्याएं हैं जो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु संख्या तीनों की क्या है? बराबर है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ऐसे आपके तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, और दूसरी बात ये भी हो कि इनके रासायनिक गुणधर्म तो सेम होंगे, तीनों रासायनिक रूप से तो सेम होंगे लेकिन भौतिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसका समस्थानिक बोलते हैं। तो हम समस्थानिक क्या कहेंगे कि ऐसे तत्वों के परमाणु, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या बराबर व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, व साथ में क्या है? इनके रासायनिक गुणधर्म समान व भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं कि ऐसे बहुत सारे आपके परमाणु होंगे, तत्वों के परमाणु जिनके भौतिक गुणधर्म तो क्या होंगे? अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुणधर्म बराबर होंगे। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जिनकी परमाणु संख्या सेम हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न अलग अलग हो, तो उसको बोला जाता है समस्थानिक। क्या बोला जाता है? समस्थानिक। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं शहबाज, जैसे हमने अभी भी बात की, हाइड्रोजन हो गया हमारा, जिसमें इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, और इसको बोला जाता है ट्राइटियम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इसके क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन की, जैसे कार्बन है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है, लेकिन एक कार्बन हमें जिसका द्रव्यमान 12 और एक जिसका द्रव्यमान 14, हमें इस प्रकार से कार्बन 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। देखिए, एक ही तत्व के परमाणु का अलग अलग रूप में मिलना, वो उसका समस्थानिक कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसकी परमाणु संख्या 12 है, इसकी 14 है, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार अगर हम देखें क्लोरीन की, तो क्लोरीन भी ऐसा ही होता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 17, लेकिन द्रव्यमान संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है? वो हो सकती है एक में 35 और एक में हो सकती है 37। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके समस्थानिक कहलाते हैं। और जो है इनके बारे में जो हायर स्टडीज़ जो मतलब कि जितनी भी आगे आने वाली जितनी भी इनके बारे में स्टडी होगी, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, +1 क्लास में, +2 क्लास में, हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ तक ही याद करना है सिर्फ इनको। उसके बाद हम बात करते हैं इनके कुछ ऐसे यूजेस की कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है, कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो देखते हैं शहबाज। तो अब हम बात करते हैं
उन समस्थानिकों के अनुप्रयोग की। तो देखिए शाबाश, समस्थानिकों के अनुप्रयोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समस्थानिक होते हैं, बहुत सारे तत्वों के जिनका उपयोग किया जाता है जनरल लाइफ में। तो पहला अगर हम लिख सकते हैं कि जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम जो होता है, तो यूरेनियम के एक समस्थानिक से परमाणु, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग, यहां पर लिख लीजिएगा, परमाणु भट्ठी में ऊष्मा के लिए किया जाता है, ऊष्मा के लिए किया जाता है। जो परमाणु की भट्ठी होती है उसमें यूरेनियम के किसी एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं दूसरा, जो कोबाल्ट होता है हमारा, कोबाल्ट जो है हमारा एक तत्व, कोबाल्ट के किसी एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तीसरा, जो आयोडीन होता है, आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग घेंगा नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। घेंगा के इलाज के लिए आयोडीन के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कि जो आयोडीन के जो समस्थानिक है उनका उपयोग घेंगा नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए जो है कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और यूरेनियम के किसी एक समस्थानिक का उपयोग जो है किसी भी परमाणु भट्ठी में यूज़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, समस्थानिक के बारे में। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो होता है संभारिक क्या होते हैं। संभारिक देखिए, संभारिक क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि परमाणु संख्या सेम थी लेकिन द्रव्यमान, ऊपर वाली संख्या बराबर थी, बराबर नहीं थी। परमाणु संख्या तो बराबर थी लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं थी। तो अब क्या होगा, बहुत सारे ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न व द्रव्यमान संख्या बराबर हो, संभारिक कहलाते हैं। संभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन की और कैल्शियम की बात करते हैं, आर्गन के परमाणु संख्या 19 और कैल्शियम का होता है 20। परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन दोनों की ही द्रव्यमान संख्या अगर देखें तो दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। अगर आप देखें तो ये दोनों की जो परमाणु संख्या है ये सेम होगी, ये सेम है। तो इनको बोला जाता है समभारिक।
क्योंकि उनमें न्यूक्लियॉन्स की जो संख्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये सारा कारण किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है इनके बराबर होते हैं, परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कम ज़्यादा होने की वजह से उनका भार तो उसी से बनता द्रव्यमान, तो इसी वजह से जो होता है उनके जो परमाणु संख्या जो होती है वो बराबर ना हो, और अगर द्रव्यमान संख्या बराबर हो तो क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो होता है खत्म, समाप्त हो चुका है। तो जो इसके क्वेश्चंस बचते हैं एनसीईआरटी के वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।